ओके। नमो नमः दोस्तों। तत्त्वमसि संपर्क युक्त संस्कृत शिक्षण माध्यम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो रीट के विद्यार्थी हैं, चाहे वो लेवल फर्स्ट का हो या लेवल 2 का, और जिन्होंने अपने प्रथम भाषा के रूप में संस्कृत का चयन किया है या फिर द्वितीय भाषा के रूप में भी संस्कृत भाषा का चयन किया है, उन दोनों के लिए ये कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की जो कक्षा है उसका शीर्षक है हमारा संस्कृत भाषा शिक्षा। इसी के अंतर्गत हम संस्कृत की जो भी शिक्षण विधियां है, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र और संस्कृत भाषा शिक्षण के मूल्यांकन, प्रश्नों के प्रकार, उपचारात्मक शिक्षण, संस्कृत शिक्षण अभिरुचि, क्या क्या संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य हैं, इन सबका अपन अध्ययन करेंगे। पर दोस्तों, सर्वप्रथम हम यह समझने का प्रयास करते हैं, हम जिसका अध्ययन करना चाह रहे हैं वो क्या है? संस्कृत भाषा शिक्षा। दोस्तों, सर्वाधिक प्राचीन और सर्वव्यापक भाषा, सभी भाषाओं की जननी हमारी है संस्कृत भाषा। प्राचीन काल में क्या होता था कि संस्कृत भाषा का जो शिक्षण होता था वह गुरुकुल और आश्रमों में होता था। वहां पर छात्र जो थे वह अपने गुरु के साथ ही वहां पर आश्रम और गुरुकुल में रहा करते थे। वर्तमान में जो उपलब्ध हमारे पास ये जो मौद्रिक पुस्तकें हैं वह उस समय नहीं थी। उस समय सिर्फ कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता था। यदा कदा जब कभी कोई अतिथि अगर आश्रम या गुरुकुल में आता तो वह छात्रों से प्रश्न पूछते, उनसे वाद विवाद किया करते थे। दोस्तों, संस्कृत भाषा जो संस्कार की हुई, संस्कृत भाषा संस्कार की हुई, हम कह सकते हैं परिमार्जित। परिमार्जित से आशय है सुधारी हुई, सुधारी हुई। ये जो भाषा है उस भाषा को क्या कहा गया? संस्कृत भाषा। संस्कृत सम और कृत, ये दो शब्दों से मिलकर बना है संस्कृत। सम कृत। सम से आशय मैं आपको बताऊं यहां पर है भली प्रकार से, भली प्रकार, और कृत से मतलब है यहां पर बनाई गई, बनाई गई। अर्थात ऐसी भाषा जो भली प्रकार से बनाई गई है, सुसंस्कारित, ऐसी भाषा को क्या कहा गया? संस्कृत भाषा। दोस्तों, यहां पर मैं आपको संस्कृत शब्द का अर्थ स्पष्ट करना चाहूंगा। संस्कृत शब्द जो है वह हमारे संस्कृत के अंतर्गत उपसर्ग आता है सम। ये तो है हमारा उपसर्ग। क्री इसमें धातु है और त प्रत्यय है इसमें। संस्कृत शब्द जो बना है वो है सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और त प्रत्यय से मिलकर बना है। यहां पर जिसका अर्थ होता है शुद्ध, या हम कह सकते हैं पवित्र, या संस्कारवान,
संस्कारवान। संस्कृत शब्द का अर्थ यहां पर मैं स्पष्ट कर रहा हूं साथियों। इसका अर्थ बताया यहां पर शुद्ध, पवित्र या संस्कारवान। अब देखिए, जब हम इसकी व्युत्पत्ति, शब्द की व्युत्पत्ति कैसे बना ये शब्द, तो यहां पर सम उपसर्ग है, इसमें क्री धातु है और इसमें त प्रत्यय है। साथियों यहां पर एक सूत्र आता है संपरिव्याम। संपरिव्याम करोतौ भूषणे। सम परि क्री, अर्थात यहां पर सम क्री और एक दूसरा शब्द है परिक्री। इन दोनों का प्रयोग यदि भूषण, इनका प्रयोग इन दोनों का प्रयोग समक्री और परिक्री, इस सूत्र के अनुसार समपरिव्याम करो तो भूषणे, करो तो क्री धातु, सम और परि, समक्री और परिक्री, इनका प्रयोग यदि भूषण, भूषण का मतलब क्या बताएगा यहां पर, भूषण से मतलब है यहां पर अलंकरण, या हम कह सकते हैं इसको अलंकरण, या हम कह सकते हैं इसको संस्करण। अगर इन अर्थों में इनका प्रयोग होता है तो वहां पर सुरागम होता है। क्या होता है? सुरागम मतलब सुर का आगम, सकार आएगा। क्या आएगा? सकार। देख लीजिए यहां पर सम, स और कृत, कृ धातु और त प्रत्यय दोनों मिलकर क्या बना? कृत। सम, स और कृत, और ये मिलकर हमारा बनता है दोस्तों संस्कृत। दोस्तों बिना नींव के भवन निर्माण असंभव है। अगर आप संस्कृत भाषा शिक्षण के अंतर्गत उसकी जो भी शिक्षण विद्या है, उसके क्या क्या सिद्धांत है, उसके क्या क्या सूत्र हैं, क्या क्या अभिरुचि संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, उसका मूल्यांकन किस प्रकार हो सकता है, क्या निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण हो सकता है, ये सब कुछ पढ़ना तभी आपको समझ में आ सकता है जब ये चीज जिस विषय में अपन पढ़ रहे हैं कि क्या हमें संस्कृत भाषा शिक्षण के अंतर्गत पढ़ना है। अगर आपको पूछ लिया जाए, चाहे आप संस्कृत के विद्यार्थी हो या सामान्य शिक्षा के विद्यार्थी हो, अगर आपको प्रथम प्रश्न ही पूछ लिया जाए कि भाई संस्कृत क्या है, संस्कृत का अर्थ क्या है, आप जिस विषय के बारे में पढ़ रहे हो, अगर उसी विषय का ज्ञान, उसी शब्द का ज्ञान अगर आपको नहीं है तो आपका पढ़ना व्यर्थ है। इसलिए दोस्तों मैं आपको सर्वप्रथम इस क्लास में, इस कक्षा में आपको मैं यही समझाने का प्रयास करूंगा कि संस्कृत भाषा शिक्षण है क्या। यहां पर मैंने आपको संस्कृत शब्द को स्पष्ट किया। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, भाषा क्या है। भाषा दोस्तों, हम हमारे दैनिक जीवन में हमारे जो मंतव्य है, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो भाव हैं, उन भावों को संप्रेषित करने के लिए भाषा का होना बहुत अनिवार्य है। मेरे अंदर अगर कोई विचार मेरे मस्तिष्क में पनप रहा है, अगर उस विचार को मुझे आप तक पहुंचाना है, अगर आपके अंदर मस्तिष्क में कोई विचार पनप रहा है, उसको मुझ तक पहुंचाना है, तो उसका केवल एक ही माध्यम है, वो है भाषा। कहा गया है भाष्यते अनया, भाष्यते अनया इति भाषा। जिसे बोला जाए, क्या अर्थ हुआ? जिसे बोला जाए वह है भाषा। हमारे संस्कृत के अंतर्गत एक धातु आती है भाष, भाष धातु। इसका अर्थ क्या होता है?
बोलना या कहना। जिसे बोला जाए या जो कहा जाए उसे क्या कहा गया? भाषा। अगर हम इस परिभाषा को स्वीकार करके इसका अर्थ ग्रहण करते हैं तो अपने विचारों को संप्रेषण करने का एक माध्यम, अपने विचारों को संप्रेषण करने के माध्यम को क्या कहेंगे हम? भाषा। दोस्तों वहीं पर मैं आपको बताऊं, मनुष्य भाषा के माध्यम से अपने विचारों को दूसरों तक या दूसरों के सामने प्रकट करता है, वहीं मनुष्य दूसरों के विचारों को स्वयं ग्रहण भी करता है। मतलब यहां पर देने की और ग्रहण करने की भी बात है। हम हमारे विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट भी करते हैं और उनके विचारों को हम स्वयं ग्रहण भी करते हैं। इसको क्या कहा गया है? भाषा। कामता प्रसाद गुरु नाम आया है यहां पर, डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु। इनके द्वारा जो भाषा की परिभाषा बताई गई है वो है, मनुष्य अपने विचारों को भाषा के माध्यम से दूसरों के प्रति प्रकट करता है, अपने विचारों को, और दूसरों के विचारों को स्वयं भी ग्रहण करता है। यह परिभाषा किन्होंने बताई? डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने बताई। दोस्तों वहीं आगे बढ़ते हैं अपन। मैं जो वाक्य बोल रहा हूं वो वाक्य सार्थक है या निरर्थक? आपके समक्ष जिन वाक्यों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, जो आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, वो सभी वाक्य सार्थक है, निरर्थक तो है ही नहीं। मैं अनावश्यक तो कुछ बोल नहीं रहा हूं। दूसरी बात, आपके समक्ष में जो वाक्य प्रकट कर रहा हूं, क्या वो मैं केवल एक ही वाक्य में अपनी बात को रख रहा हूं या बहुत सारे वाक्यों का मैं प्रयोग कर रहा हूं? दोस्तों यहां पर मेरे द्वारा जो जो वाक्य बोले जा रहे हैं वहां पर एक समूह की स्थिति बन रही है, अर्थात वाक्यों का समूह बनता जा रहा है। सार्थक वाक्यों के लिए समूह की स्थिति का नाम है भाषा। क्या कहा गया? सार्थक वाक्यों के लिए सार्थक वाक्यों के लिए समूह की स्थिति का नाम। यहां पर ध्यान से देखिए दोस्तों, सार्थक वाक्यों के लिए समूह की स्थिति का नाम यह है भाषा। वहीं पर दोस्तों विभिन्न अर्थों में अगर देखा जाए तो ध्वनि शब्द समूहों को भी भाषा कहा गया है। अलग अलग अर्थों में जो ध्वनि शब्द समूह है उनको भाषा कहा गया है। ध्वनि शब्द समूह जिसके द्वारा हम अपने विचारों को सरलता से दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं। यह परिभाषा दी है डॉक्टर किशोरीदास, आचार्य किशोरीदास। आचार्य किशोरीदास कहते हैं कि हम क्या करते हैं, ध्वनि शब्द जो समूह है जो विभिन्न अर्थों में प्रकट होता है, तो विभिन्न अर्थों में जो ध्वनि शब्द समूह है उसको कहा गया है भाषा, जिसको हम सरलता से दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं।
भाषा अंग्रेजी के लैंग्वेज LANGUAGE, यहां पर मैं आपका हिंदी रूपांतर लिख देता हूं लैंग्वेज। ये एक लैटिन भाषा का शब्द आता है लिंग्वा, लिंग्वा, जिसका अर्थ निकलता है जिह्वा। इससे बना है। दोस्तों, हमारे व्याकरण के अंतर्गत, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जो हमारे प्रथम मुनि त्रिमुनि व्याकरण परंपरा के आधार पर हमने पढ़ा है, प्रथम मुनि हमारा है पाणिनि, और द्वितीय मुनि है कात्यायन वरुचि, और तृतीय मुनि हुए थे हमारे पतंजलि। महर्षि पतंजलि जो है, उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखी थी, जो कहा गया महाभाष्य, जो उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। उसमें उन्होंने भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है, क्या लिखा है? व्यक्ता वाची वर्णाम येषां ता इमे व्यक्त वाचक। किसने लिखा ये? महर्षि पतंजलि। जो वाणी से व्यक्त हो, जो वाणी से व्यक्त हो, उसे भाषा की संख्या दी जाती है। किसने कहा? महर्षि पतंजलि। वहीं पर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव करके एक विद्वान हुए, उन्होंने भी भाषा को परिभाषित करते हुए कहा है कि भाषा केवल प्रकृति में जटिल या बहुस्तरीय नहीं है, बल्कि यह अपने प्रयोजन में भी बहुमुखी है। भाषा को यहां पर जो केवल अत्यंत जटिल या बहुत स्तरों वाली बताया तो है ही। भाषा को क्या बताया? अत्यंत जटिल, और क्या बताया? बहुस्तरीय। लेकिन उसके साथ साथ ये अपने प्रयोजन में, अर्थात अपने उद्देश्यों में, अपने लक्ष्यों में क्या है? यह बहुमुखी है। यह बात किसने बताई? रविंद्रनाथ श्रीवास्तव। वहीं पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच, जैसे मैं भी मनुष्य और आप भी, तो आप और मेरे बीच में वस्तुओं के विषय में, किसके विषय में? वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और अपनी बुद्धि का आदान प्रदान करने के लिए, मेरी इच्छा को आप तक पहुंचाने के लिए, मेरी बुद्धि को आप तक पहुंचाने के लिए, या आपकी कोई भी इच्छा है उसको मुझ तक पहुंचाने के लिए, जो व्यक्त ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है, व्यक्त ध्वनि संकेतों का क्या किया जाता है? व्यवहार, उसका नाम दिया भाषा। क्या नाम दिया दोस्तों? उसका नाम क्या दिया? भाषा। और जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा, जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर एक दूसरे से विचार विनिमय करता है। क्या करता है? मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, बता मेरे विचार आप तक और आपके विचार मेरे तक। जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उस समष्टि अर्थात उनके पूरे समष्टि को क्या कहा गया है? भाषा। वहीं एक और विद्वान हुए भोलानाथ,
डॉक्टर भोलानाथ। इन्होंने भाषा की बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है उच्चारण जो अवयव है से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था। उच्चारण अवयव कौन से हैं? पिछली कक्षाओं के अंतर्गत आपको इसके बारे में बोध भी कराया गया था। उच्चारण अवयव जो आप भी जानते हैं, जैसे कि मुख है, दंत है, जीवा है, हमारी ओष्ठ है, तो यह इन उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक है। यह शब्द है यादृच्छिक। यादृच्छिक से मतलब है स्वतंत्र। यादृच्छिक मतलब स्वतंत्र। जो ध्वनि प्रतीक है उन प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था, उन ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक समाज विशेष के लोग जो है वो परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उच्चारण अवयव से उच्चरित यादृच्छिक अर्थात स्वतंत्र ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक समाज विशेष के लोग परस्पर विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। वहीं पर दोस्तों दूनी चंद एक नाम आता है, दूनी चंद। दूनी चंद इन्होंने भी सुंदर परिभाषा बताई है। इन्होंने कहा है कि अपने जो भाव हैं उनको प्रकट करने के लिए जो ध्वनि संकेत होते हैं उनको क्या गया है? भाषा। एक और विद्वान हुए हैं डॉक्टर देवीशंकर द्विवेदी। बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है, जहां पर इन्होंने बात की थी ध्वनि प्रतीकों की, वहीं पर वाक प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा क्या है? भाषा वाक प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से मानव समुदाय परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं या मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। क्या करता है? व्यवहार करता है। डॉक्टर देवीशंकर द्विवेदी। भाषा क्या है? वाक प्रतीकों की व्यवस्था है और उस व्यवस्था के माध्यम से जो मानव समुदाय बना हुआ है वो मानव समुदाय क्या करता है? अपने व्यवहार करता है, परस्पर अपना व्यवहार प्रकट करता है एक दूसरे से। दोस्तों वहीं पर एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं प्लेटो। इन्होंने कहा है कि विचार क्या है? विचार हमारी आत्मा की मुख भाषा है। पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर, विचार हमारी आत्मा की तो मुख भाषा बन गई, और लेकिन वही जब ध्वन्यात्मक होकर जब होठों पर प्रकट होती है, कहां पर प्रकट होती है? होठों पर प्रकट होती है। कितनी सुंदर परिभाषा यहां पर भाषा की बताई है प्लेटो ने। विचार आत्मा की मुख भाषा है, परंतु वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो हम उसे भाषा की संज्ञा दे देते हैं। आगे एक और पाश्चात्य विद्वान में बता रहा हूं दोस्तों, मैक्स मिलर। इन्होंने भी बहुत ही सुंदर परिभाषा। इन्होंने कहा कि भाषा कुछ नहीं है,
क्या कहा इन्होंने? भाषा कुछ नहीं है, यह मानव की जो चतुर्बुद्धि, हमारी जो चतुर्बुद्धि है, उस चतुर्बुद्धि की आविष्कृत एक ऐसा उपाय है, आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से हम दूसरों तक सरलता एवं तत्परता से अपने जो भाव हैं, अपने जो विचार हैं, वो प्रकट करते हैं। और हम क्या चाहते हैं कि इसकी व्याख्या, मतलब किसकी व्याख्या? भाषा की व्याख्या प्रकृति की उपज नहीं होकर, मतलब ये प्रकृति के द्वारा बनाई गई हुई नहीं होकर, हम क्या चाहते हैं? मनुष्यकृत पदार्थ की हमारे द्वारा बनाई गई है, ये हम चाहते हैं। यहां पर मैक्स मुलर बहुत ही सुंदर परिभाषा प्रकट कर रहे हैं कि भाषा कुछ नहीं है, यह तो मानव की चतुर्बुद्धि जो है उसके द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक एकदम सरल और तत्परता से हम प्रकट करते हैं। और हम क्या चाहते हैं कि यह प्रकृति की उपज न होकर मनुष्य कृत एक पदार्थ के रूप में इसको बनाना चाहते हैं। आगे एक और पाश्चात्य विद्वान हुए जिनका नाम है क्रोचे। क्रोचे इन्होंने कहा है कि भाषा स्पष्ट, सीमित, सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां पर क्या कहा है? स्पष्ट, सीमित और क्या कहा है? सुसंगठित ध्वनि को जो किसके लिए नियुक्त की जाती है? अभिव्यंजना से आशय है यहां पर अभिव्यक्ति। अभिव्यंजना से आशय क्या है? अभिव्यक्ति। अर्थात हमारे जो विचार हैं, जो भाव हैं, उन भावों को एकदम सरल अभिव्यक्ति के रूप में, सरल अभिव्यक्ति, उसके लिए उसको क्या किया जाता है? नियुक्त किया गया है। इसको, भाषा को, या कैसे याद रखें इसको? क्रोचे को मतलब याद रखो कोच। एक कोच जो होता है वो अपनी टीम को हमेशा बिल्कुल एकदम क्लियर, स्पष्ट, एकदम सीमित, लिमिटेड और एकदम सुसंगठित, मतलब टीम वर्क के हिसाब से उनको इंस्ट्रक्शन देता है। बिल्कुल यहां पर आप इस परिभाषा को याद, एकदम सरलता से याद रखते हैं। क्रोचे ने क्या कहा है कि भाषा क्या है? स्पष्ट, सीमित और सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जिसकी अभिव्यंजना के लिए नियुक्त किया गया है। वहीं पर दोस्तों जिन व्यक्त ध्वनियों के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है, क्या कहा गया है? जिन ध्वनि चिन्हों, जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा क्या की जाती है? विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति, उसे भाषा कहते हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है आपके हेनरी स्वीट। वहीं पर इसका विलोम अर्थात विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, हमारे भावों की अभिव्यक्ति के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिन व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार किया जाता है उसे क्या नाम दिया? भाषा। A.H. गार्डिनर, A.H.
गाड़ियां। ये परिभाषा मैंने उनकी बताई है। बिल्कुल इसका विपरीत ये जो परिभाषा बताई है उसका बिल्कुल उल्टा जो बताया वो AH गॉर्डिनर ने बताया। क्या बताया? हेनरी स्वीट कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है वो है भाषा। ये हेनरी स्वीट ने बताया। और AH गॉर्डिनर क्या कहते हैं कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त ध्वनि, यहां पर हम कह सकते हैं संकेतित ध्वनि चिन्हों के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। व्यक्ता वाच, भाषा व्यक्तायाम वाची, भाषा व्यक्तायाम वाची। बहुत ही सुंदर यहां पर हमारे संस्कृत में कहा गया है। क्या कहा गया? भाषा या भाष व्यक्तायाम वाची। व्यक्तवाणी, व्यक्तवाणी ही भाषा है। व्यक्तवाणी ही भाषा है। दोस्तों यह हमने भाषा का अर्थ पढ़ा। क्या है भाषा? आइए हम पढ़ते हैं भाषा की प्रवृत्ति के बारे में। भाषा की प्रवृत्ति, इसकी प्रवृत्ति कैसी है? भाषा की प्रवृत्ति दोस्तों यहां से रीट में भी प्रश्न पूछा गया है। क्या भाषा व्यक्ति की अर्जित संपत्ति है? यह प्रश्न रीट में पूछा गया है। तो दोस्तों यहां पर जो कंटेंट लिया गया है, जो विषय वस्तु ली गई है, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सोचते हैं कि हमारे को केवल शिक्षण विद्या है सिलेबस में, शिक्षण सिद्धांत है, शिक्षण सूत्र है, दोस्तों परीक्षा में एक दूसरे से रिलेटेड प्रश्न बनाकर पूछे जा सकते हैं। वहां पर हम आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते कि यह आउट ऑफ सिलेबस दिया गया है, यह प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस दे दिया गया है। रीट में यह प्रश्न पूछ लिया गया है, क्या भाषा व्यक्ति की अर्जित संपत्ति है? कैसे बताओगे आप? जब आप उसकी प्रवृत्ति को जानोगे, भाषा की क्या प्रवृत्ति है, तब आप बता सकते हो कि हां भाषा व्यक्ति की अर्जित संपत्ति है या नहीं। दोस्तों भाषा स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरी, यह नैसर्गिक क्रिया है। नैसर्गिक क्रिया है। दूसरी बात, भाषा मनुष्य की अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति है और यह व्यवहार के अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। किसके द्वारा सीखी जाती है? व्यवहार अनुकरण। व्यवहार अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। सीखी जाती है। यह वक्ता के अधीन होती है, अर्थात वक्ता मतलब बोलने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये मेरे अधीन है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, भाषा सामाजिक संपत्ति है। सामाजिक संपत्ति, इसलिए यह सामाजिक स्तर पर आधारित होती है। किस स्तर पर?
सामाजिक स्तर पर आधारित होती है। दूसरी बात दोस्तों मैं बताऊं, भाषा का क्षेत्र जो है बहुत ही व्यापक है। इसका क्षेत्र क्या है भाषा का? भाषा का क्षेत्र व्यापक है। इसमें प्रचुर साहित्य उपलब्ध होता है भाषा के अंदर। दूसरी बात, यह विभाषा का बड़ा रूप है। विभाषा का बड़ा रूप है। भाषा के अंतर्गत व्याकरण का साधु रूप है। हम कह सकते हैं भाषा में क्या है? व्याकरण का साधु रूप। अब यहां पर साधु रूप से मतलब क्या है? जो शिष्ट है, हर तरीके से सूत्र नियम की तरीके से जो एकदम शुद्ध है, साधु है, यह भाषा व्याकरण का साधु। दूसरी बात हम कह सकते हैं यहां पर, यह उच्च शिक्षण का माध्यम है। दोस्तों, प्रथम बार आप इस वीडियो को आराम से ध्यान से सुनिए सिर्फ। अब आप बिल्कुल इसको नोट डाउन मत कीजिए। एक बार आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, सुनिए उसको। तत्पश्चात आप दूसरी बार जब आप इस वीडियो को देखें तब आप इसको नोट डाउन करें, पॉज करते हुए। क्या कहा मैंने यहां पर? भाषा उच्च शिक्षा का क्या है? माध्यम। दूसरी बात, वाक्य और व्याकरण, ये दोनों क्या है? भाषा के अंग है। क्या है दोनों? भाषा के अंग है। दूसरी बात, भाषा की अपनी बोली होती है, मतलब अपनी लिपि होती है। क्या होती है? अपनी लिपि। जैसे हमारी संस्कृत की है देवनागरी लिपि, हिंदी देवनागरी लिपि। वैसे भाषा की अपनी लिपि होती है, बोलियों को जन्म देती है। भाषा बोलियों को जन्म देती है। दूसरी बात, भाषा व्यवहार अनुकरण से सीखी जाती है। यह सर्वव्यापक है। हम कह सकते हैं सर्वव्यापक। दोस्तों, भाषा सतत प्रवाहमयी है। नित्य प्रवाहमान होने के कारण यह अनंत है। नित्य प्रवाहमयी होने के कारण क्या हुआ? ये अनंत है और इसका कोई अंतिम रूप नहीं है। अनंत होने के कारण कोई अंतिम रूप नहीं हुआ। अंतिम रूप नहीं। ये ऐसी है भाषा की प्रवृत्ति, नित्य प्रवाहमयी है। दूसरी बात, चीर परिवर्तनशील है, लंबे समय तक परिवर्तनशील रहती है। चीर परिवर्तनशील, यह भी इसकी प्रवृत्ति है। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चीर परिवर्तनशील, चीर परिवर्तनशील। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर बढ़ती है। यह भी एक इसकी प्रवृत्ति है। संश्लेषण से विश्लेषण की ओर बढ़ती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है। और भाषा का जो प्रवाह है
वह प्रभाव कठिनता से सरलता की ओर जाता है। यह है भाषा की प्रवृत्ति। भाषा को स्थायी कहा गया है। क्यों स्थायी कहा गया है? क्योंकि इसके अंतर्गत अनुभूति, भाव और विचार के रूप में ये स्थायी है, इसलिए इसको भाषा को क्या कहा गया है? स्थायी कहा गया है। इसको एकदम सूक्ष्म और भावात्मक वस्तु बताया गया है। भाषा को सूक्ष्म और भावात्मक वस्तु बताया गया है। शब्दों या वाक्यों के द्वारा जो सीखा जाता है, शब्दों या वाक्यों के द्वारा जो सीखा जाता है वह है भाषा। दोस्तों, भाषा का जो आरंभ हुआ है वो है वाक्य। क्योंकि शब्दों या वाक्यों के द्वारा जो सीखा जाता है उसको नाम क्या दिया गया? भाषा। तो भाषा का आरंभ कहां से माना जाता है? वाक्य से। दोस्तों, भाषा मौखिक क्रिया है, इसको वाचिक कहा गया है। मौखिक या वाचिक। क्यों? क्योंकि इसको वाणी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, वाक के द्वारा प्रकाशित होती है। भाषा किसके द्वारा प्रकाशित होती है? वाक के द्वारा। मनुष्यों के द्वारा जो विचारों का प्रकट करने का, मतलब दूसरों के सामने प्रकट करने का जो एक सशक्त माध्यम बताया गया वो है भाषा। दोस्तों, रीढ़ के अंतर्गत, ये भाषा की प्रवृत्ति के अंतर्गत ही भाषा क्या मनुष्य की अर्जित संपत्ति है, ये प्रश्न रीढ़ में पूछा जा चुका है। तो इसी आधार पर यहां पर मैंने आपको इतने सारे बिंदु जो है वो भाषा प्रवृत्ति के आधार पर ही मैंने आपको स्पष्ट किया। दोस्तों, भाषा संप्रेषण मूलतः उच्चरित होती है। भाषा के जो स्पष्टता है उसके आधार पर उसके हम कई वर्ग बना सकते हैं। स्पष्टता के आधार पर भाषा के प्रकार। किसके आधार पर? स्पष्टता के आधार पर। भाषा के प्रकार। स्पष्टता के आधार पर पहला मैं आपको बता दूं यहां पर मूक भाषा। भाषा की ध्वनि रहित स्थिति, भाषा की ध्वनि रहित स्थिति, मूक भाषा। इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे पुष्प की भाषा। पुष्प की भाषा मूक, कुछ बोलता थोड़ी है पुष्प, कुछ बोल नहीं सकता, उसे अपने भाव में प्रकट कर सकता है, अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता, न दूसरों के भावों विचारों को वो स्वयं ग्रहण कर सकता है। ध्वनि रहित स्थिति, पुष्प की भाषा क्या है? दूसरी बात बताऊं यहां पर, अस्पष्ट भाषा। अस्पष्ट भाषा, जब व्यक्त भाषा का पूर्ण स्पष्ट ज्ञान न होना, व्यक्त भाषा का पूर्ण व
ज्ञान न हो, जो भाषा बोली जा रही है, अगर उस भाषा का अगर आप पूर्ण या स्पष्ट रूप से ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो उस भाषा को अस्पष्ट भाषा कहा गया है। जैसे कि पक्षी सवेरे जब चहचहाते हैं या गूंजते हैं या जो गीत गाते हैं पक्षियों के द्वारा, तो वो हमारे लिए बिल्कुल पूर्ण या स्पष्ट ज्ञान वाला नहीं होता है। वो कौन सा क्या चहचहा रहे हैं, क्या गीत सुना रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं चल पाता है। तो इस भाषा का उदाहरण हो गया पक्षियों का गीत। इसकी जो भाषा होती है वो हमारे लिए बिल्कुल न तो स्पष्ट होती है न पूर्ण ज्ञान देने वाली होती है, इसलिए इसको कहा गया अस्पष्ट भाषा। इसका तीसरा बिंदु है, तीसरी भाषा यहां पर बताई गई है, वो है हमारी स्पष्ट भाषा। स्पष्ट भाषा जब व्यक्त भाषा की जो भावाभिव्यक्ति है वह अगर स्पष्ट हो, जो भावों को अभिव्यक्त हम कर रहे हैं अगर वो स्पष्ट है तो उस भाषा को कहा गया है स्पष्ट भाषा। जैसे मानव व्यवहार की भाषा, हमारी भाषा, हम जो बोलते हैं वो दूसरों को समझ में आ जाता है, इसलिए मानव व्यवहार की जो भाषा है उसको कहा गया है, क्या कहा गया है? स्पष्ट भाषा। व्यक्त भाषा की भावाभिव्यक्ति पूर्ण व स्पष्ट हो। उदाहरण मानव व्यवहार की भाषा। मानव व्यवहार की भाषा आगे को देखिए, वो है स्पर्श भाषा। चतुर्थ बिंदु है, प्रथम तो मूक भाषा होगी, भाषा की ध्वनिरहित स्थिति जो पुष्प की भाषा है। अस्पष्ट भाषा जब व्यक्त भाषा का पूर्ण व स्पष्ट ज्ञान न होगा, जैसे पक्षियों का गीत। और स्पष्ट भाषा मानव व्यवहार की भाषा, व्यक्त भाषा की जो भावाभिव्यक्ति है जो पूर्ण एवं ज्ञान युक्त हो, समझ में आ जाए ऐसी भाषा स्पष्ट भाषा। और इसका जो तीसरा प्रकार बताया है वह बताया है स्पर्श भाषा। इसका तीसरा प्रकार बताया वो है स्पर्श। स्पर्श भाषा के अंदर बताया गया है कि शरीर के किसी एक अंग या अधिक अंगों के संयोग से जो अभिव्यक्त हो, शरीर के एक या अधिक अंगों के संयोग से अभिव्यक्त स्पर्श। स्पर्श के माध्यम से मतलब अंगों के स्पर्श के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, किसके माध्यम से? स्पर्श के माध्यम से, के माध्यम से, ये स्पर्श के माध्यम से अभिव्यक्त हो, कहा गया स्पर्श। और वहीं पर इसकी जो चौथा बताया गया प्रकार, चौथा बताया गया यहां पर इंगित भाषा। क्या बताया गया दोस्तों? इंगित भाषा। इंगित भाषा मतलब संकेतों वाली भाषा। जब मुख के अवयवों से द्वारा उनको जब अभिव्यक्त किया जाए
इनको कहा गया है इंगित या आंगिक। आंगिक भी कहा गया है, इसको आंगिक भाषा भी कहा गया है। जैसे उदाहरण हरी झंडी या हरी बत्ती, यह हमें संकेत देती है कि मार्ग जो है वह खुला हुआ है, आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। वहीं पर लाल झंडी या लाल बत्ती हमें क्या संकेत देती है कि मार्ग बंद है, अवरुद्ध है, हमें रुकने का संकेत देती है। तो यह भाषा है इंगित या आंगिक भाषा। वहीं पर पांचवी भाषा बताई गई है, वो है वाचिक। जिसको अपन कह सकते हैं मौखिक। यहां पर भाषा की जो अभिव्यक्ति होती है, मतलब भावों की जो अभिव्यक्ति होती है, इसके अंतर्गत भावों की अभिव्यक्ति होती है, वो होती है बोलकर। भावों की अभिव्यक्ति कैसे होती है? बोलकर होती है। वहीं पर छठा प्रकार बताया वो है हमारा लिखित भाषा। भावाभिव्यक्ति का सर्वोत्तम माध्यम, भाषा की भावाभिव्यक्ति का सर्वोत्तम माध्यम जो बताया गया वो है लिखित भाषा। लिखकर, या हम कह सकते हैं मुख्यतः लिपि के या लिपि का सहारा लिया जाता है। लिखित भाषा, लिखकर या मुख्यतः लिपि का सहारा इसमें लिया जाता है। दूसरी बात मोस्ट इंपोर्टेंट यह है भावाभिव्यक्ति। भावाभिव्यक्ति का सर्वोत्तम माध्यम इंपॉर्टेंट है ये, सर्वोत्तम माध्यम बताया गया इसको लिखित भाषा। वहीं पर दोस्तों भाषा का माध्यम बताया गया है अभिव्यक्ति, संस्कृति, साहित्य, अनुचिंतन। यह भी प्रश्न पूछा सकता है कि भाषा का माध्यम क्या है? भाषा का माध्यम तो सर्वप्रथम माध्यम है वो है अभिव्यक्ति का माध्यम। भाषा का माध्यम, भाषा का माध्यम। अभिव्यक्ति, चिंतन, संस्कृति और चौथा है साहित्य। ये भाषा का माध्यम है। हम अभिव्यक्ति के द्वारा भाषा को पहचान दिला सकते हैं। चिंतन, हमारे जो मनन विचार जो है, जो अनुभूति है, जो भाव है, विचार है, उसके माध्यम से, और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके माध्यम से भी हम भाषा को पहचान दिला सकते हैं। दूसरा है साहित्य, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध होता है। यह है भाषा का माध्यम। दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही। आगे की जो कक्षा होगी उसमें हम शिक्षण क्या है उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज मैंने आपको संस्कृत क्या है, इसकी शब्द व्युत्पत्ति, भाषा क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी प्रवृत्ति, इसका क्या क्या माध्यम है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और अगली कक्षा में मैं आपको शिक्षण क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसका अर्थ है, क्या इसकी परिभाषाएं हैं, ये क्यों करवाया जाता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों मेरी यह कक्षा
आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल तत्वमसी संपर्क युक्त संस्कृत शिक्षण माध्यम को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो शिक्षण पर लेकर आऊं आपके ऊपर नोटिफिकेशन आए और आप मेरे वीडियो मेरी कक्षा का आप आनंद ले सके। अस्तु, जय हिंद भारतम।